हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एस पॉइंट। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ध्यान से समझो, अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है ना, तो हमें एनोड पर रखना होता है SHE को, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। एनोड पर किसको रखोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ध्यान रखना है, जो H2 गैस है ना, इसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार, और जो H+ आयंस लोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। ठीक है, ये तो हो गई एनोड की बात। बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे अपना मेटल रखोगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, और मेटल की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। तो ये प्राइमरी कंडीशन है। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन 1 में H2 गैस का प्रेशर 0.1 बार दे दिया, यानी कि ऑप्शन 1 तो नहीं है। ऑप्शन 2 में H2 गैस का प्रेशर 1 बार है, ठीक है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर चाहिए, ठीक है। पर Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर दे दी। मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में गैस का प्रेशर 1 बार, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कॉपर 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, यानी कि हमारा आंसर का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वैरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है भाई, और ये इक्वेशन का याद करो, क्या नाम होता है? नर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है, बोला है इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो log Mg2+ के साथ कैसे वारी करेगा। ठीक है, तो एक बारी ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। Mg2+ Mg किसके बराबर होगा? E0 Mg2+ Mg माइनस 0.059/2 log 1/Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में log Mg2+ है और यहां पर log 1/Mg2+ दिया हुआ है, तो क्या हम इसमें चेंजेस करके log Mg2+ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? इस Mg2+ को ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/Mg2+ की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Mg2+ की पावर -1। और हमें ये पता है log की प्रॉपर्टी होता है log a की पावर x। क्या होता है? x log a। तो ये जो -1 है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, -1 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो देख लेते हैं एक बारी। इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, ये हो गया पेस्ट। अब देखो, तो ये -1 यहां पर आ गया, तो ये -1 बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, हाँ है ना। अब log Mg2+ आ गया। अब देखो, हमें किसके अगेंस्ट ग्राफ बनाना था? इसका ग्राफ बनाना है अगेंस्ट log Mg2+। तो log Mg2+ कहां पर होना चाहिए? x एक्सिस पर। ये कहां पर है? y एक्सिस पर। तो याद करो वो इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y = mx + c। याद है? तो x की जो बाजू वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी तुम्हारी? स्लोप। और ये जो प्लस में दे रखा है ये क्या होगा? इंटरसेप्ट। तो यानी कि ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप की वैल्यू कैसी है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो कौन सा ग्राफ बनना चाहिए? ए ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन में उन्होंने इंटरसेप्ट 0 दे रखा है। देखो, इंटरसेप्ट 0 मतलब ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। इंटरसेप्ट की कुछ तो वैल्यू होगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी। बी में एक तो इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ऊपर से जो स्लोप है वो भी क्या है? पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? E cell and delta G of cell reaction both are extensive properties। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पूछा हुआ है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। अब अमाउंट पर कैसे डिपेंड करती हैं, उसके लिए हमें एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा अमाउंट पर डिपेंड करने के लिए ना, देखिए साफ साफ NCERT ने लिखा हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास ना एक बॉक्स है ऐसा, ठीक है, और इस बॉक्स का एक बारी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें बॉक्स दिख जाए। ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मान लो तो हमारे पास कुछ गैस के पार्टिकल्स थे। ठीक, अब इस बॉक्स को तुमने आधा कर दिया। अमाउंट को कैसे चेंज करोगे? हमेशा अमाउंट को कैसे चेंज करोगे? बॉक्स को हाफ में कन्वर्ट करके, हाफ में डिवाइड करके। तो आधा करने पर अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलती है तो वो एक्सटेंसिव होगी, और आधा करने पर वैल्यू नहीं बदली तो वो इंटेंसिव होगी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू बदल जाए अमाउंट को हाफ करने पर, सब्सटेंस के अमाउंट को आधा करने पर, है ना। तो ध्यान देखना, जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं, वो सब की सब एक्सटेंसिव होती हैं। या वॉल्यूम ले लो,
वॉल्यूम भी कैसा है, एक्सटेंसिव। गैस थी, गैस के डिब्बे को आधा किया, वॉल्यूम आधी आधी हो जाएगी, अमाउंट पर डिपेंड किया ना, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव। तो डेल्टा जी तो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, एनर्जी है एक तरह की, है ना। यही बात अगर मैं करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट बदलने पर बदलती नहीं है। ई सेल हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि वो सेल का पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब सेल की टेंडेंसी, सेल की टेंडेंसी या एटम की या आयन की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या टू गेट रिड्यूस्ड। अब वो अमाउंट बदलने पर तो नहीं बदलेंगे ना। जैसे अपने आप को ले लो, तुम हो, है ना, तुम्हारी टेंडेंसी है कि तुम आलसी हो, है। अब तुम जैसे 10 लोग हो जाए एकदम से, तो क्या तुम आलसी नहीं रहोगे क्या, ऑब्वियसली रहोगे, तब भी आलसी रहोगे, टेंडेंसी तो तुम्हारी सेम रहेगी ना। सिमिलरली ई सेल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम या पोटेंशियल ऑफ एन एटम टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या टू गेट रिड्यूस्ड। और क्योंकि ये टेंडेंसी एक पोटेंशियल है, तो ये बदलेगा नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। E cell is an intensive property and delta G of a cell is an extensive property। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड सेल EMF। देखो सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज तो सेम चीज है, ये दोनों क्या है, सेम बात है। कैसे लिखें इसको ये दोनों सेम है, सेम, ठीक है। अब होता क्या है, सेल पोटेंशियल सेल वोल्टेज कब मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ सेल, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल। यानी कि जब सेल काम कर रहा है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, कितना पोटेंशियल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है सेल वोल्टेज, ठीक है। और सेल EMF होता है जब सेल काम नहीं कर रहा है, तो कैथोड और एनोड के बीच का जो डिफरेंस है वो सेल EMF होता है। अब सेल EMF जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो सेल पोटेंशियल है ये EMF से कम ही रहता है हमेशा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस आ जाती है तार की, या हीटिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर EMF क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सेल। और सेल पोटेंशियल क्या होता है, जब सेल एक्चुअली काम कर रहा है तो कितनी वोल्टेज हमें मिलेगी, वो सेल पोटेंशियल है, ठीक है। तो EMF और सेल पोटेंशियल सेम नहीं है। जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको EMF बोलेंगे। जब करंट ड्रॉ हो रहा होगा तो जो जितना सेल वोल्टेज हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी, सेल पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस रह गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, बहुत जनरल टर्म है, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज करते हो, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज नहीं करते, या तो हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं या सेल EMF बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म है जो दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के डिफरेंस को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है whether the following statement is not correct about an electrode in a cell, inert electrode in a cell, inert electrode की बात हो रही, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, it does not participate in the cell reaction। बिल्कुल, inert का मतलब यही होता है कि वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। it provides surface either for oxidation or for reduction reaction। बिल्कुल सही बात है। it provides surface for conduction of electrons। ये भी बिल्कुल सही बात है। it provides surface for redox reaction। ना, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, या तो ऑक्सीडेशन होती है या फिर रिडक्शन होती है, रिडॉक्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माने हमारा गैल्वेनिक सेल, कह रहे गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। तो गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करना। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स याद करो कहां से कहां तक जाते थे, एनोड से कैथोड। ये किसका मूवमेंट होता था, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। किसका मूवमेंट होता था ये, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता था, ठीक है। अब और इसके मूवमेंट की वजह से हमें कुछ सेल वोल्टेज मिलती थी। अब अगर इस सेल को मेरे को उल्टा करना है, मतलब मेरे को इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है, यानी कि मेरे को अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड,
मेरे को ये काम करवाना है, तो मेरे को एक्सटर्नल पोटेंशियल जो भी हमारा गैल्वेनिक सेल से पोटेंशियल मिल रहा था उससे ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो अभी वोल्टेज मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि एनोड से कैथोड करंट जा रहा है। तो अगर मेरे को उल्टा करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉन को वापस भेजना है, तो मेरे को एक्सटर्नली जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना क्या पूछा उसने, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। पहला क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। बिल्कुल सही बात है। देखो, छोटे से आयंस तेज तेज भागेंगे, बड़े मोटे आयंस मूवमेंट में टाइम लगेगा। और कंडक्टिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस वाया आयंस, है ना। तो आयन जितनी जल्दी भागेगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। छोटा सा आयन जल्दी भागेगा, मोटा सा आयन धीरे धीरे भागेगा। तो बिल्कुल सही बात है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। जितना मुश्किल, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, आयंस का मूव करना उसमें से मुश्किल है, बहुत गाढ़ा सब्सटेंस है। तो जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होगा आयंस का मूव करना उतना मुश्किल हो जाएगा। अगला कह रहे कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये चीज गलत है। देखो, सॉल्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि पानी, सॉल्वेशन का मतलब होता है पानी आयंस को घेर लेता है। ठीक है, सॉल्वेशन का मतलब क्या है, आयंस को पानी घेर लेता है। अब ये बेचारा छोटा सा आयन, मान लो Na+ आयन है, अगर इसको पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे तो इसका मूवमेंट में तो दिक्कत होगी ना। मतलब तुम एक बारी भीड़ में चल रहे हो और एक बारी खाली सड़क में चल रहे हो, तो भीड़ में तुम्हारी मूवमेंट मुश्किल होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे साथ 10 लोग और चल रहे हैं, हाँ या ना। तो सॉल्वेशन का मतलब होता है पानी, सॉल्वेंट का आयंस को घेर लेना। ठीक है, तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा आयंस का मूवमेंट उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये कह रहा है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन, ये तो गलत हुआ ना। सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द डेटा गिवन फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर एक ही बात होती है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। क्या बोला मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा या किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि वो रिड्यूस होना चाहता है, उसका पोटेंशियल, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की क्या है, ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहता है, यानी कि वो दूसरे को तो रिड्यूस नहीं करना चाहता, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एजेंट का काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, रिड्यूस करना, ना कि खुद ही रिड्यूस हो जाना, है ना। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना कम अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे कम है, Cr3+ का, है ना। तो Cr3+ रिड्यूस नहीं होना चाहता, यानी कि यहां जो Cr है ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो Cr क्या हो गया हमारा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 8 फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही बात है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आ गई, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस पे डिपेंड करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल पे। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ है ना। तो टेबल में देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, MnO4- का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ होना चाहिए था MnO4 नीचे और माइनस ऊपर। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा दे रखा है, MnO4- का। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, MnO4-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 8 का डेटा लो और बताओ किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छी है। तो हमने अभी देखा, डेटा में देख सकते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी।
तो अब इसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका था? क्रोमियम का। देखो डेटा, फिर Cr3+ का, उसके बाद Cl- और फाइनली Mn2+। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेम वापस से क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा लो और बताओ कौन सी स्पीशीज अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो देखो हमने अभी देखा MnO4- का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी कि MnO4- Mn2+ में जाना जाता है, और इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो आयन है वो काफी स्टेबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूज द डेटा ऑफ क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीशीज। तो ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था? किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था? Cr3+ का। तो Cr3+ वाली स्पीशीज अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही रहना चाहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। कितना? 1 मोल। किसमें से? Al2O3 में से। ठीक है, तो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। अब देखो Al2O3 है, इसमें कौन से आयंस है? Al3+ आयंस है। कितने Al3+ आयंस है? 2 Al3+ आयंस है। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड बना देंगे। सही बात है, पर हमें 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए था। 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 6 फैराडे चाहिए होता है। 6 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 फैराडे। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 3 फैराडे। ठीक है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, इसके लिए कितना चाहिए होगा हमें? 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल किसके साथ चेंज होता है? सेल कांस्टेंट होता क्या है? G*। क्या होता है? लेंथ अपॉन एरिया। चेंज होता है या सेम रहता है? तो सेल कांस्टेंट हमेशा हमेशा एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेम रहेगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट क्या है? जिस बीकर में आप सेल को रख रहे हो उस बीकर में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एरिया, तो एरिया तो हमेशा सेम रहेगा, और इनके बीच की जो लेंथ है वो भी हमेशा सेम रहेगी, है ना। ऐसे बनाते हो कंडक्टिविटी सेल। तो ये जो एरिया है ये भी हमेशा सेम रहता है, और इनके बीच की जो लेंथ है वो भी हमेशा सेम रहेगी। तो सेल कांस्टेंट एक कंडक्टिविटी सेल के लिए क्या रहता है? बिल्कुल सेम, यानी कि कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। तो चार्जिंग वाली रिएक्शन लिखनी है हमने, है ना। अब ध्यान रखना जब भी चार्जिंग हो रही होती है ना तो PbSO4 ये ऑक्सीडाइज होगा और PbSO4 ही रिड्यूस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कैथोड वाली रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड पर PbSO4 है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा? यहां पर जो Pb+2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Pb सॉलिड में। साथ ही हमें क्या मिलेगा? SO4 2- आयंस। ठीक है, और यही अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी किसकी होगी? PbSO4 की। तो PbSO4 वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, क्या देगा? PbO2। साथ ही साथ सल्फेट आयंस तो एज इट इज रहेंगे, साथ में हमें H+ आयंस मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। और अगर हम बैलेंस करें यहाँ पर रिएक्शन को तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए यहां 2 करना पड़ेगा, इन H+ आयंस को 4 करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस होगी रिएक्शन। तो हो क्या रहा है यहां पर जो Pb+2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? Pb+4 में। समझ रहे हो? अब देखो वो क्या रहा है, PbSO4 एनोड पर रिड्यूस हो जाता है। ये तो लैंग्वेज ही गलत है, खराब लोग हैं। एनोड पर रिडक्शन थोड़ी ना होती है, एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ये तो गलत हो गया, पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? PbSO4 कैथोड पर रिड्यूस हो जाता है Pb में, तो ये बी पॉइंट क्या है? सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? PbSO4 कैथोड पर ऑक्सीडाइज थोड़ी ना होगा, पागल हैं क्या ये लोग। कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अगला क्या है? PbSO4 एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा PbO2 में, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है λ0m NH4OH का। तो ये वाले क्वेश्चन याद करो किससे सॉल्व करने हैं? कोहलरॉश लॉ से, है ना। अब कोहलरॉश लॉ से सॉल्व करना है। ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी λ0 वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। तो
तो हमें चाहिए लैम्डा नॉट m NH4OH जो है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा नॉट m अमोनियम आयंस प्लस लैम्डा नॉट m OH माइनस आयंस, है ना। अब ये अमोनियम आयंस किससे मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड से, तो लैम्डा नॉट m NH4 प्लस, और अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड के साथ तो हमें Cl माइनस भी आयंस मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे उसको थोड़ी देर के लिए, है ना। और साथ ही साथ अब हमें OH माइनस आयंस चाहिए, OH माइनस का सोर्स उसने क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है, ठीक है। तो NaOH में क्या क्या आएगा, लैम्डा नॉट m Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m OH माइनस, आया ना। पर यहाँ पर ना ही हमें Cl माइनस चाहिए ना ही हमें Na प्लस चाहिए, तो हम इसमें से माइनस किसको कर देंगे, लैम्डा नॉट m Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, है ना। तो ये दोनों मिलकर हमारा बना देंगे लैम्डा नॉट m NH4Cl, ये दोनों मिलकर बना देंगे हमारा लैम्डा नॉट m NaOH, और ये दोनों मिलकर हमारा बना देंगे लैम्डा नॉट m NaCl। आई बात समझ में। तो हमारे देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, कौन सा NH4Cl NaOH NH4Cl NaOH और NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ क्या कह रहा है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl में Na प्लस आयंस होंगे, H प्लस आयंस होंगे, OH माइनस आयंस होंगे और Cl माइनस आयंस होंगे, ठीक है। कौन सी हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर होगी, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, एनायंस की, यानी कि हमें सिर्फ बात करनी है OH माइनस आयंस और Cl माइनस आयंस की, Na प्लस और H प्लस को हटा दो। तो इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है वो देख लेते हैं। अरे हो जा सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट हो जा भाई, हाँ। अब इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो कौन सी है वो देख लेते हैं, कौन सी है। OH माइनस की ऑक्सीडेशन से B वाली रिएक्शन मिलेगी, Cl माइनस की ऑक्सीडेशन से D वाली रिएक्शन मिलेगी। अब ध्यान रखो क्वेश्चन में जो ये पोटेंशियल दिया हुआ है ये है रिडक्शन पोटेंशियल, रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली लिखी हुई है, पर दिमाग देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है ना। तो हम ना पहले थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम, मतलब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दी हुई है तो हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -1.23 वोल्ट्स, और Cl माइनस एक्वस जो हाफ Cl2 में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा -1.36 वोल्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें समझ में आ गया। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का, यानी कि OH माइनस का। अरे वाटर से ही तो H प्लस और OH माइनस मिलेगा, तो अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ठीक है। तो अब वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहिए, हाँ है ना, ठीक है। पर यहाँ वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होता, यहाँ पर आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइज होता है Cl माइनस। क्यों, क्योंकि वाटर की जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है ना, ये पंटी के साबुन की तरह बहुत स्लो है, बहुत स्लो रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से और वोल्टेज देनी पड़ती है और एनर्जी देनी पड़ती है कि भाई ऑक्सीडाइज हो जा, भाई ऑक्सीडाइज हो जा, है ना। तो ये जो ओवर पोटेंशियल है, ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमें अलग से देनी पड़ती है इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, है ना, वो थोड़ा सा ना खर्चे वाला, थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। तो अगर ऑप्शन मिलेगा Cl माइनस और वाटर में से, तो ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा, Cl माइनस। क्यों, क्योंकि ये वाली रिएक्शन कैसी है, फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो ओवर पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से कौन मिलेगा, Cl माइनस, ठीक। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, वरना आपका और मेरा केमिकल बॉन्ड वीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।